मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरिया अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह चैनल जो कि जयपुरिया लॉ क्लासेस के नाम से है, आप लोगों को मतलब कि जो नए वकील हैं या फिर जो बनने वाले हैं उनको प्रोसीजरल चीज़ों की जानकारी प्रदान करता है और इसके साथ साथ आप लोगों को उस संस्था के बारे में भी बताने का प्रयास करता है जहां पर केस को फाइल किए जाते हैं और जहां पर इन सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। मित्रों, मैंने अपने बहुत पहले के वीडियो में सबसे पहले के वीडियो में ही आप लोगों को बहुत सारे फोरम के बारे में बताया था कि जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर प्रैक्टिस को कर सकते हैं। कुछ कुछ फोरम ऐसे हैं जहां पर एक्सक्लूसिवली वकील वहीं प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड टाइप के फोरम है। और कुछ कुछ फोरम ऐसे हैं जहां पर आप अपना पार्ट टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आज एक ऐसे फोरम के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल ही स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसमें बहुत परेशानी की भी बात नहीं है, बहुत कुछ टेक्निकल इशू भी नहीं है। केस तो एक ही तरह से लड़े जाते हैं और आप एक बार यदि केस को लड़ने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और चीजों के साथ तैयार हो जाते हैं तो काफी आसान हो जाता है किसी भी केस को लड़ना। ये जरूर है कि वकालत का काम थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप थोड़ा मेहनत करते हैं, आप चीज़ों की जानकारी रखते हैं और आप थोड़े वोकल हैं, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है और बोलने की क्षमता है और आप बोल्ड हैं कि कोर्ट रूम के सामने जाकर अपनी बात को रख सकते हैं, तो किसी भी फोरम पर जाकर आप अपने अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और किसी भी फोरम पर जाकर आप वकालत कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं स्पेशलाइज फोरम की बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि यह बहुत ही कठिन कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को यह बात बतलाता रहा हूँ कि कुछ भी कठिन नहीं है। यदि आप अभ्यास करते रहते हैं और आप चीज़ों को समझते रहते हैं, जजमेंट को पढ़ते रहते हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन यदि आप प्रोसीजर की जानकारी सही रूप में नहीं रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत आती है। कभी कभी होता क्या है कि आप सेक्शंस को पढ़ लेते हैं और जो कि कॉलेज में ही होता है, कॉलेज में सेक्शंस की जानकारी आपको मिल जाती है, प्रोविजंस आपको बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो वहां पर जाकर प्रोसीजर क्या है इसकी जानकारी आपको नहीं होती है, जिसके चलते आपको कठिनाई होती है प्रैक्टिस करने में। तो मेरे इस चैनल का पूरा पर्पस, जैसा कि आप लोग शुरू से देख रहे हैं, कि मेरे पूरा पर्पस है कि आप लोगों को प्रोसीजर की भी जानकारी साथ साथ दी जाए। तो मैं यहाँ पर इस फोरम की जानकारी देने के साथ साथ आप लोगों को प्रोसीजर की भी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप आसानी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो मित्रों, इस फोरम जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ वो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल प्रत्येक स्टेट में है और स्टेट हेडक्वार्टर में ही यह स्थापित है। यह जैसा कि नाम से पता है, आप लोग जैसा नाम से आप लोग समझ पा रहे हैं कि कर्ज जो कोई व्यक्ति लेता है उसकी रिकवरी के लिए जो फोरम है, जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसको हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। और कोई भी ट्रिब्यूनल जो होता है वह बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मतलब कि कोई विशेष पर्पस से ही किसी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। इसी तरह से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वह बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो डेट को, जो एनपीए हो जाता है, जो बैड डेट हो जाता है, जो डेट बुरा कर्ज हो जाता है, मतलब कि वो कर्ज खराब हो जाता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति कर्ज नहीं चुकाता है और लंबे समय तक नहीं चुकाता है, उसकी एक समय अवधि भी दी हुई है, तब उसकी रिकवरी के लिए जो फोरम है उसको हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का, मैं समझता हूँ ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में दो एक्ट यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी आसानी हो जाती है और यही दो ही एक्ट हैं जो कि वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। आप यदि सिविल कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे एक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसे प्रोसीजर में तो सिर्फ आपको सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप यदि क्रिमिनल केस में जाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना पड़ता है और बहुत सारे एक्ट को पढ़ना पड़ता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बतलाया हुआ भी है। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं
और वह जो एक्ट होता है जिससे कि आपको सजा वगैरह मिलती है, जो रिलीफ का प्रावधान किया गया है, वह बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर 2 ही एक्ट हैं, जिसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो रिलीफ दिलाना है वह भी दिला सकते हैं, और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यह दोनों जो आपके एक्ट हैं उसको आप जान लें। यह रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। पहला क्या है? रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। दूसरा है सारफेसी एक्ट, तो वह है 2002 का, सारफेसी एक्ट 2002। ये 2 ही एक्ट हैं, और एक आप किताब बेयर एक्ट की किताब मैं आपको बोल रहा हूँ। बेयर एक्ट की किताब एक पतली सी आती है और एक थोड़ी मोटी आती है, जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी रहता है। ये उसमें कमेंट्री बहुत नहीं होती है, लेकिन जो प्रोविजन है उसको उसकी डिटेलिंग उसमें की जाती है। एक किताब को आप ले लेते हैं सारफेसी एक्ट पर, तो उसमें सारफेसी एक्ट भी दिया हुआ है, उसमें तो आपको रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 भी दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं पूरी तरह से, और इसमें प्रोविजन के साथ साथ रूल्स भी दिए हुए हैं, किस किस रूल्स के तहत आपको क्या काम करना है, सारे प्रोसीजर्स की जानकारी भी इसमें दी हुई है। तो सोचिए कि कितना कम मेहनत है, जिसमें कि आप डीआरटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए इसीलिए बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीआरटी में ही प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो कम अर्न करते हैं, उनका इनकम भी काफी अच्छा खासा है। इसीलिए आप यदि चाहिए तो सिर्फ डीआरटी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डीआरटी की प्रैक्टिस जब एक बार करने लगते हैं तो बहुत आसान आपको लगने लगेगी। अब एक ये जो एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट की बात मैं करता हूँ, तो जो यह एक्ट है उसका क्या पर्पस है, वह कैसे काम करता है। पर्पस तो मैंने आप लोगों को बतला ही दिया। तो यह जो मैंने कहा कि जो एक्ट है उसमें यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अपना जो लोन जिसका खराब हो जाता है, वह एनपीए हो जाता है, तब बैंक उसके खिलाफ जो है वह ट्रिब्यूनल में जाता है। ठीक है ना, बैंक उसके खिलाफ जो है वह ट्रिब्यूनल में जाता है, और एक प्रोसीजर के तहत वह लोन के रिकवरी का काम करता है। अब उसमें सेक्शन 19 दिया हुआ है, जिसके तहत बैंक वहां पर ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 19 के तहत बैंक क्या करता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है वहां पर वह फाइल करता है। और ओरिजिनल एप्लीकेशन जब फाइल करता है, वो फाइलिंग कहाँ होती है, जो फाइलिंग सेक्शन है वहां पर फाइलिंग होती है, और फाइलिंग के बाद इसकी स्क्रूटनी का काम रजिस्ट्रार के पास चला जाता है। ठीक है ना, रजिस्ट्रार उसको जो है वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं, और फिर उस पर नंबरिंग भी रजिस्ट्रार के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। तो रजिस्ट्रार अपने नहीं चढ़ाते हैं, रजिस्ट्रार को ऑफिस इस काम को करता है, क्योंकि वो रजिस्ट्री ही इस काम को करता है। यह जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सबसे पहले रजिस्ट्रार के कोर्ट में ही लगता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार के कोर्ट में लगता है। जहां पर वह ओरिजिनल एप्लीकेशन लगा है उसमें आपको समन किया जाता है डीआरटी के द्वारा। जहाँ आप जो डिफेंडेंट हैं वह वहाँ अपियर होते हैं, रिस्पोंडेंट हैं जो वहाँ अपियर होते हैं। तो यहाँ पर डिफेंडेंट कौन हो गए, क्योंकि बैंक ने ओए फाइल किया है, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया है, सेक्शन 19 ऑफ द आरडीबी एक्ट के तहत उसने फाइल किया है। तो बैंक कौन हो गया, एप्लीकेंट हो गया। ओए में बैंक एप्लीकेंट है, क्योंकि वह एग्रीव्ड है, पैसा आपने का लिया है और उसका लेकर आप चुका नहीं रहे हैं, तो वह एग्रीव्ड है, मतलब कि वह विक्टिम है वहां पर। तो विक्टिम क्रिमिनल केसेस में बोला जाता है, यहाँ पर मैं बोलूंगा वह एग्रीव्ड है, इसलिए उसने फाइल किया है, इसलिए वह क्या है, वह एप्लीकेंट है। ठीक है ना, वह एप्लीकेंट है, और आप क्या है, डिफेंडेंट है। मतलब कि आप अपने अपने बचाव में, अपने पक्ष में आपको कुछ कहना है, अपने डिफेंस में कुछ कहना है, तो आप वहां पर डिफेंडेंट हो जाते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल है वह डिफेंडेंट को समन भेजता है, और यह कहता है कि इस तारीख को आप यहाँ पर अपियर होकर अपना WS फाइल करिए। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करिए। वो भी इस एक्ट के 19A में उसका प्रोविजन किया गया। ऐसा नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल है वह सिर्फ बैंक में ओए फाइल कर दिया और वो अपना कोई निर्णय दे दिया, ऐसा कभी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नेचुरल लॉ के तहत बहुत ही स्पष्ट
है कि बिना दूसरे पक्ष की सुनवाई के कोई भी फैसला कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता है। तो यहाँ भी वह उसी रूप में लागू होता है। तो आपको एक WS फाइल करना होता है। WS फाइल आप तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो आप एपीयर होकर अपने वकील के माध्यम से एपीयर होइए। मैं आपको बार बार ये कहूंगा, मैंने बहुत केस में बताया कि आप सीधे भी एपीयर हो सकते हैं, लेकिन इस केस में जहां पर आपको डीआरटी में केस फाइल करना है, आप सीधे एपीयर होने का जहमत मत उठाइए, क्योंकि मैंने कहा कि टेक्निकल है। तो वहां पर वह अपने वकील को ही आप एपीयर होने दीजिए। तो वकील के माध्यम से आप वहां पर एपीयर हो सकते हैं। और यदि आप उस समय WS फाइल करने की स्थिति में नहीं है तो आपको समय भी मिल जाता है। तो आप समय लें और समय लेकर WS को फाइल कर दें। मतलब कि आपकी तरफ से जो जवाब है, जो OA फाइल किया गया है, उसका जो जवाब है वह चला जाता है, सबमिट हो जाता है आपकी तरफ से रजिस्ट्रार के कोर्ट में। ठीक है, फाइलिंग सेक्शन के द्वारा ही जाता है। और तब पुनः रजिस्ट्रार के कोर्ट में यह केस को लगता है, डेट पड़ता है, जहां पर जो एप्लीकेंट है और जो डिफेंडेंट है दोनों अपीयर होते हैं और दोनों अपनी अपनी बात को रखते हैं। उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो रजिस्ट्रार पुनः जो है इस पर डेट देते हैं। लेकिन यदि सारा चीज क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, वह जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है और जो WS है, तब ऐसी स्थिति में यह केस चला जाता है पीओ के पास। ठीक है ना, जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उसमें कोई वकील हो सकते हैं, कोई बैंक ऑफिसर्स हो सकते हैं। इन लोगों की नियुक्ति जो है वहां पर की जाती है। और वही वहां पर जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वहां पर वह सबसे बड़े पदाधिकारी, जैसे सिविल कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, उसी ढंग से डीआरटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कोर्ट में यह चला जाता है कि वहां भी आपको मौका मिलता है अपनी बात को रखने का। वहां पर जो बैंक है उसको सारा, क्योंकि उसने अपना एविडेंस वगैरह तो दे दिया है रजिस्ट्रार के यहाँ पर ही, वहां ही डेट लग कर हुआ है, लेकिन कुछ भी डिफिशियंसी यदि रह जाती है तो फिर एविडेंस वगैरह जो है उसके लिए उसके उसे जमा करने का डेट मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बैंक ने सिर्फ एक कंप्लेन कर दिया कि मेरा जो है अमाउंट इसने नहीं चुकाया है और ऐसी स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर कर दें, ऐसा नहीं होता है। वो सारे एविडेंस को इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया है उसको भी वो सही उसी रूप में देखते हैं और इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि आपने क्या एविडेंस दिया है। तब उसके आधार पर वह निर्णय देते हैं। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि यदि कहीं रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ कमी रह गई है, एविडेंस में कुछ कमी रह गई है, तब ऐसी स्थिति में आप पीओ से भी समय ले सकते हैं। ऐसा नहीं एक और 2 डेट में ही वह खत्म हो जाता है। यदि समय सीमा निर्धारित है, लेकिन समय सीमा एक्सटेंड भी की जाती है आवश्यकता अनुसार। तो पीओ यदि अपना निर्णय दे देते हैं, यदि बैंक के पक्ष में निर्णय दे दिए, तब तो फिर वह रिकवरी में चला जाता है। और रिकवरी ऑफिसर जो है वो क्या करता है, रिकवरी की प्रक्रिया को चालू कर देता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये और भी बता दूं कि डीआरटी में 3 ही कोर्ट है और वह 3 कोर्ट में ही सारी प्रक्रिया चलती है। एक रजिस्ट्रार का कोर्ट जहां पर फाइलिंग की प्रक्रिया होती है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है पीओ का कोर्ट जहां पर फाइनल सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद तीसरा होता है रिकवरी। ठीक है ना, रिकवरी में भेज दिया जाता है जहां पर रिकवरी ऑफिसर अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। वहां भी वह उसके बाद नोटिस भेजते हैं और नोटिस भेजकर कहते हैं कि इतने समय तक आप जमा करिए। यदि रिकवरी ऑफिसर ने जो प्रोसीडिंग चलाई है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक है ना, तब ऐसी स्थिति में भी आप चले जाते हैं अपील में। ठीक है ना, किसके पास अपील होगा? रिकवरी ऑफिसर की प्रक्रियागत यदि कोई गड़बड़ी है तब आप पुनः पीओ के पास एक अपील फाइल करते हैं और उसके साथ साथ एक इंटरिम आदेश के लिए भी आप प्रेयर करते हैं। और इंटरिम आदेश किस सेक्शन के तहत आपको मिलता है? सेक्शन 27 के तहत, जिसमें कि उस प्रक्रिया पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगाई जाती है, मतलब कि उसमें स्टे कर दिया जाता है। और अपील जो आप करते हैं वो भी पीओ के कोर्ट में ही होता है
वो सेक्शन 30 ऑफ द RDBI एक्ट के तहत होता है। ठीक है, तो आप अपील भी वहां पर कर सकते हैं कि यह प्रक्रियागत गड़बड़ी है और पहले तो स्टे मिल गया आपको, फिर आप अपील में चले गए और फाइनल डिसीजन पुनः पीओ का होता है। एक बात और कि आप जब अपील में जाते हैं रिकवरी ऑफिसर के किसी भी निर्णय को लेकर या प्रक्रियागत गड़बड़ी को लेकर निर्णय को लेकर जाते हैं, तो आपको 50% ऑफ द लोन अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो कोर्ट इसके लिए आदेश करेगा कि आप 50% ऑफ द अमाउंट जमा करिए, तभी आप अपील यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब है कि पीओ के न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, तब ऐसी स्थिति में आप फिर कहाँ अपील में जा सकते हैं? तब ऐसी स्थिति में अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वह सभी स्टेट में नहीं है, ये जोन वाइज बटा हुआ है। ठीक है ना, वहां पर आप अपील कर सकते हैं जाकर। ठीक है, वहां पर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील की प्रक्रिया जब शुरू की जाती है, आप वहां जब फाइल करते हैं अपना अपील को, ठीक है, तो वहां पर आपको 50% ऑफ द अमाउंट जमा करना पड़ता है जितना लोन अमाउंट है, लेकिन वह फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसे घटा भी सकता है। नॉर्मली इसे 25% कर दिया जाता है, और उसके बाद भी यदि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसके निर्णय के खिलाफ में। यह तो हुआ आपका एक की बात मैंने कही, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट की बात मैंने कही। दूसरा एक और एक्ट है, ठीक है ना, पहले एक्ट में जो मैंने कहा आपको कि इसके तहत जो बैंक है वो अप्लाई करता है रिकवरी के प्रोसेस के लिए। 2002 में सारफेसी एक्ट लाया गया। सारफेसी एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि यह जो एक्ट पहले था, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इसमें जो पूरी प्रक्रिया थी डेट रिकवरी की वो काफी लंबी चलती थी। तब ऐसी स्थिति में मान लीजिए छोटा छोटा लोन है, 10 लाख 5 लाख का लोन है या 2 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन है, तो ऐसी स्थिति में उस लंबी प्रक्रिया से बैंक को गुजरना होता था और ऐसी स्थिति में दिक्कत भी काफी आती थी बैंक को। तो इसीलिए इस दिक्कत को सरकार ने महसूस किया और सारफेसी एक्ट को इसने लाया देश के अंदर, और ये 2002 में लाया गया। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों एप्लीकेबल है डीआरटी के, ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि एक में बैंक जो है वह रिकवरी करता है डीआरटी के थ्रू ही, मतलब वो ये फाइल करता है वह डीआरटी में, तभी वह रिकवरी कर सकता है। दूसरे में बैंक जो है वह खुद सारफेसी एक्ट के तहत बैंक खुद ही रिकवरी की प्रक्रिया चला सकता है। अब बैंक इसमें क्या करता है, और बैंक की यदि किसी कोई गड़बड़ी रह गई तब फिर वहां कहाँ अपील हो सकती है? उसके लिए अपील होगी तो आपको डीआरटी में ही, उसकी चर्चा भी मैं अभी करूंगा। लेकिन सबसे पहले सारफेसी एक्ट क्या कहता है यह जान लीजिए। कैसे आप सारफेसी एक्ट के तहत बैंक अपनी प्रक्रिया चलाता है? यदि आप बैंक से आपने लोन लिया है, मान लीजिए छोटा मोटा लोन लिया है, तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक का, या फिर उससे कम का भी 5 लाख 2 लाख 3 लाख तक का भी, तभी सारफेसी एक्ट तो एप्लीकेबल होता ही है। तो सारफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत वह आपको नोटिस जारी करता है। वो नोटिस कब जारी करेगा? जब आपका अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं रहता है। बैंक तुरंत नोटिस नहीं जारी करता, उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना है। जैसे स्टैंडर्ड मेंशनिंग अकाउंट 0, स्टैंडर्ड मेंशनिंग अकाउंट 1, स्टैंडर्ड मेंशनिंग अकाउंट 2, 3, ऐसे पूरी प्रक्रिया है। मतलब कि वह 1 महीना होगा तो SM1 होगा, यदि 2 महीना होगा तो SM2 होगा, और जब 3 महीना होगा तो SM3 होगा, और तब उसके बाद भी आप यदि नहीं जमा करते हैं पैसा, तब वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना है। प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही बैंक जो है वह एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन एक बार एनपीए डिक्लेयर हो गया, तब ऐसी स्थिति में बैंक आपको सारफेसी एक्ट के सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत नोटिस जारी करता है। नोटिस आपको क्या जारी करता है कि आप जो है आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है उसमें, और इसमें आप अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड करिए और बताइए क्या कारण है और क्यों नहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, यह होता है। इसमें 60 दिनों के अंदर आपको जवाब देना होता है, जो बोरोवर होते हैं उसको जवाब देना होता है। ठीक है, तो अब बोरोवर 60 दिनों के अंदर उसको सेक्शन 13
सब सेक्शन 3 ऑफ सारफेसी एक्ट के तहत जवाब देना होता है। तो यदि वो जवाब दे देता है तब तो फिर उसको बैंक देखता है, इवैल्यूएट करता है कि वो सही है या गलत है। तब ऐसी स्थिति में वो प्रोसीडिंग को हो सकता है कि वो ड्रॉप कर दे। स्टैंडर्ड यदि आपका अकाउंट हो जाता है तो प्रोसीडिंग में फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन यदि आपने जवाब नहीं दिया और आपके जवाब से बैंक संतुष्ट नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वह सारफेसी एक्ट के सेक्शन 13(4) के तहत जो है वह अटैचमेंट नोटिस जारी कर देता है। वो आपकी प्रॉपर्टी को सिंबॉलिक रूप से अटैच कर लेता है और उसके बाद 1 महीने के अंदर ही वह सेल नोटिस जारी कर देता है। ठीक है ना, सेल नोटिस जारी कर देता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए 13(4) में अटैचमेंट नोटिस आ गया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, सीज कर लिया गया, तब आपके पास क्या रेमेडी है? सेल नोटिस आ गया तब आपके पास क्या रेमेडी है? तो 13(4) के बाद ही रेमेडी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। सेक्शन 13(4) में यदि आपको पोजेशन नोटिस दिया गया तो आप उसके खिलाफ में डीआरटी में जा सकते हैं। उसके लिए उस प्रोविजन किया गया है तो डीआरटी में सारफेसी अपील का, सेक्शन 17 ऑफ द सारफेसी एक्ट में सारफेसी अपील का प्रोविजन किया गया। ठीक है ना, वहां पर आप जाकर अपना अपील कर सकते हैं कि बैंक ने पूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया है और गलत तरीके से उसने एनपीए डिक्लेयर कर दिया है, गलत तरीके से उसने प्रॉपर्टी को पोजीशन ले लिया है, उसका सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया है, या फिर सेल पर यदि चढ़ा दिया, ऑक्शन पर चढ़ा दिया है, तो कहिए कि गलत तरीके से वो ऑक्शन पर भी चढ़ा दिया। तो सारफेसी एक्ट के सेक्शन 17 के तहत आप सारफेसी अपील में डीआरटी में जा सकते हैं। ये फिर पूरी प्रक्रिया वही होती है। ठीक है ना, आपको फिर वहां पर रजिस्ट्रार के कोर्ट में जाकर फाइल, रजिस्ट्रार का जो सेक्शन है वहां पर उसको फाइल करना पड़ता है। फाइल करने के बाद वह चला जाता है, रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करते हैं और फिर वह चला जाता है पीओ के पास। ठीक है, यदि कोई भी स्क्रूटनी में नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो सीधे पीओ के पास भी वो जा सकता है। मैंने कभी कभी मात्र 2 दिनों के अंतराल पर ही यह फाइल कर इसकी सुनवाई करवाई है। यदि अर्जेंट मैटर की सुनवाई होती है और सेल को रुकवाना होता है, तब ऐसी स्थिति में 2 दिनों के अंदर भी मैंने फाइल करके उसकी हियरिंग कराई है। और यदि पीओ कन्विंस हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति में वो इमीडिएटली स्टे दे देते हैं। ठीक है ना, दोनों पक्ष को सुनने के बाद वो उसको स्टे दे देते हैं और स्टे के बाद फिर उसकी सुनवाई शुरू होती है, जहां पर बैंक को इसका जवाब देना होता है। अब यहाँ पर बैंक क्या है, आप सरफेसी अपील में गए हैं तो यहाँ पर बैंक जो है वो डिफेंडेंट है। आप पहले वाले एक्ट में आप क्या थे, जहाँ ओए बैंक ने फाइल किया था वहां पर बोरोवर डिफेंडेंट था, एप्लीकेंट कौन था? बैंक था। यहाँ पर आप एप्लीकेंट हैं, ठीक है ना, आप अपेलेंट हैं सरफेसी अपील में और बैंक जो है वो डिफेंडेंट है। अब बैंक को उसी प्रक्रिया से गुजरना है जिस प्रक्रिया से आप ओए में गुजरे थे। ठीक है, बैंक को इसका जवाब देना है, क्या जवाब सही है क्या गलत है, और उसको उसी ढंग से इवेल्युएट किया जाता है जैसे ओए में किया जा गया था। तो उसके बाद वह पीओ के पास पुनः लगता है जहां पर उसकी सुनवाई होती है। और यदि लगता है पीओ को कि बैंक ने गलत किया है तो वह 13(4) का जो नोटिस है उसको सेट असाइड कर देता है, रद्द कर देता है और कहता है कि आप प्रक्रियागत तरीके से करें चीज़ों को और अपना लोन की रिकवरी जो है वह तरीके से करें। ठीक है, और यदि आप गलत होते हैं, मतलब कि अपलेंट यदि गलत होता है, बोरोवर गलत होता है, तो उसको डिसमिस कर देता है जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तब आप ऐसी स्थिति में पुनः कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं डीआरएटी में, मतलब अपलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। दूसरी बात एक और भी है कि जब आप यहाँ पर सरफेसी अपील करते हैं तो वहां पर कुछ फी निर्धारित है, प्रत्येक लाख के आधार पर कुछ फी निर्धारित है और उसी फी को वहां पर जमा करना होता है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। ठीक है ना, वह रजिस्ट्रार डीआरटी के नाम से वह बैंक ड्राफ्ट जमा होता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत आप डीआरटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, डीआरटी में प्रैक्टिस बहुत मुश्किल भी नहीं है। जब मैंने पूरी प्रक्रिया को आप लोगों को बताया तो आप ये समझ रहे होंगे कि आप बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप आसानी के साथ और अच्छे प्रैक्टिशनर डीआरटी में बन सकते हैं। किसी को आप रिलीफ दिला सकते हैं जिसके खिलाफ में बैंक ने एक्शन ले लिया है, उसे आप रिलीफ दिला सकते हैं।
यदि आप बैंक के इम्पैनल्ड लॉयर हैं तो रिकवरी में आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो तरह के लॉयर हैं, एक जो बैंक की तरफ से लड़ते हैं, जो बैंक के इम्पैनल्ड लॉयर होते हैं, उनको बैंक जो है वह पे करता है प्रत्येक डेट वाइज। दूसरा होता है जो बोरोवर है उनकी तरफ से आप लड़ते हैं, तो आप डिफेंडेंट लॉयर होते हैं जिसकी फी डिफेंडेंट अर्थात क्लाइंट जो है वह पे करता है, प्राइवेट क्लाइंट पे करता है। ठीक है, तो यह तो पूरी प्रक्रिया है मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि डीआरटी पर आप लोगों की जो बहुत सारी क्वेरी थी कि डीआरटी पर एक वीडियो बनाइए, तो आप उससे संतुष्ट होंगे मेरे इस वीडियो से, और आपके प्रैक्टिस में भी यह मददगार होगा। मित्रों, यदि यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ठीक है ना, और साथ ही साथ अपने जो बटन है उसको दिया हुआ है उसमें आइकॉन बटन, उसको दाब दें जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन जो मेरा हो वो आपको मिलता रहे। तो मित्रों, पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने काफ़ी पेशेंटली मेरे वीडियो को धन्यवाद।